जी भी वहाँ है, संजय सिंह जुल्लू जी, मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी जाए और जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु हैं उनसे आग्रह करें कि महाराज जी, एक तो सुनील सिंह का कहना है कि बीजेपी के सभी सुनील सिंह ने अभी संत कबीर में कहा है कि बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी यहाँ खड़े होंगे उनका हम विरोध करेंगे पूरी तरीके से। जिसका हमसे कोई संबंध नहीं, लोग चिल्लाते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, चिल्लाते रहे लोग अपने औकात। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर आपको कैंडिडेट बनाया जाएगा तो वो बीजेपी, जिसको हमने कचड़े की तरह निकाल बाहर फेंक दिया, उसके किसी भी कृत्य से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हमारे साथ इस वक्त आनंद सिंह बिष्ट जी जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता। आनंद सिंह बिष्ट जी, बहुत बधाई आपको, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया। धन्यवाद साहब, बड़ी खुशी है, सारे गांव में पूरी खुशी की लहर है हमारी, और परिवार में भी है। मेरे महाविद्यालय के स्टाफ भी आ रखे हैं, यहाँ हमारे अध्यापकों भी आ रखे हैं बधाई देने के लिए। आनंद जी, हाँ जी, आपने उम्मीद की थी योगी आदित्यनाथ को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, यूपी का सीएम बनाया जाएगा? ऐसा था जी कि उनके अंदर प्रतिभा तो पहले से थी, ये तो मैं जानता था कुछ न कुछ बनेंगे, लेकिन उन्होंने जन्म संग्रह जो किया और जनता की भावनाओं को अपनी तरफ जो आकर्षित किया, उसी का नतीजा है। आनंद जी, आपकी बात हुई अपने बेटे से? हाँ, अभी आए थे, पिछली बार आए थे यहाँ घर में, एक प्रचार में आए थे जी, तो बात मेरी होते थे उनसे। शुक्रिया आपका। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। काशी में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है। जो रोज झूठ बोलते थे, रोज झूठ बोलते थे, रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। ईश्वर ने सबूत दे दिया कि नहीं दे दिया? अब मुझे देने की जरूरत है। यूपी की इस चुनावी महाभारत में एक तरफ भैया और बहन जी थे तो दूसरी तरफ मोदी, लेकिन इस चुनावी संग्राम में योगी जी का एक तीसरा त्रिकोण भी मौजूद रहा है। गोरखपुर में रहना है तो जय श्री राम। चुनावी सभाओं में काला चश्मा आंखों पर चढ़ाए जब ये चेहरा मंच पर प्रकट होता है तो सभा में एक सिरहन पैदा कर देता है। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टी का एक अहम चेहरा रहे हैं। उन्होंने कहा साहब, देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेवा में, भगवान महादेव का मंदिर है महादेवा में, वहां 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। ये क्या स्थितियां हैं? व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने लड़ी अपने विरोधियों के साथ जंग-ए-जुबानी। साथ ही आपको दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्वगिरी की पूरी कहानी और पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि आखिर कैसे चुनावी घमासान के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बन गए योगी। उत्तर प्रदेश में जो चुनौती है वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। और मैं आभारी हूं आदरणीय गवर्नर साहब का, जिन्होंने कृपा
पूर्वक सरकार बनाने के लिए हमें आमंत्रित किया है। राजभवन में गवर्नर साहब के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित होगा, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का अहम शहर है गोरखपुर, और गोरखपुर में ही गुरु गोरखनाथ का वो मशहूर मंदिर भी है, जहां एक ऐसा योगी रहता है जो मंदिर की दहलीज पार करते ही बन जाता है राजयोगी। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन 5 बार लोकसभा का चुनाव जीतकर उन्होंने ये साबित भी किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति के वे ही हैं सबसे बड़े दबंग। योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे उग्र हिंदुत्ववादी नेता की मानी जाती है जो राजनीति की बिसात पर अपने आग बरसाते बयानों के चलते आज हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं। गोरखपुर में रहना है तो जय श्री राम। भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिकता फैलाने के आरोपों को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार विवादों में घिरते रहे हैं। छठे दौर का प्रचार खत्म होने से पहले गोरखपुर में उनका रोड शो विवादों में घिर गया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के इस रोड शो में फूलों की बरसात के बीच जो नारे लगे, उन्होंने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के पक्ष में और मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं, और अपने इसी अंदाज में उन्होंने प्रचार के आखिरी दिन जय श्री राम के ये नारे भी लगवाए। जय श्री राम। खास बात यह है कि ये नारे खासतौर से उन इलाकों में लगाए गए जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। जाहिर है शहर उनका है, लोग उनके हैं, इसलिए इस रोड शो में जलवा भी उन्हीं का था। की नारेबाजी हो रही है, क्या कहें? अब गलत हो रहा, सरासर गलत हो रहा। ये माहौल को बिगाड़ने के लिए हो रहा है। अभी जरे में माहौल बिगड़ सकता है। ये वो पार्टी का नारा लगना चाहिए, तो यहाँ जय श्री राम का नारा जिंदाबाद करें, मोदी जिंदाबाद करें, और फिर परस्ती वाला नारा नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई जय श्री राम के नारों को धमकी भरा नारा मानता है तो मुझे लगता है कि ये किसी विकृत मानसिकता का परिचायक है, और यह तो एक लोगों का उत्साह है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन वो महज एक राजनेता ही नहीं बल्कि गुरु गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे योग और साधना में लीन रहने वाला ये योगी सत्ता की दहलीज पर पहुंचकर बन गया एक राजयोगी। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कैसे योगी आदित्यनाथ मदर टेरेसा से लेके सुपरस्टार शाहरुख खान तक पर कर चुके हैं अपने सुलगते बयानों की बमबारी। जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय, जब हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है। उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तानी या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। ये योग से परहेज है तो भारत का वो कण में शंकर का वास है। और भगवान शिव यदि किसी को सांप्रदायिकता नजर आती है तो मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा या वो समुद्र में डूबने के लिए चले जाएं या किसी अंधेरी कोठरी में उनको। कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलाना या कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे।
याद रखना, संत शक्ति जागरूक हुई थी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा सत्यानाश हो गया था, समाप्त हुआ था। और संत शक्ति जागरूक हुई है तो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी उन ढांचों को भी तहस नहस करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। मुझे लगता है कि जिन लोगों को भारत के अंदर असहिष्णुता नजर आती है, तो आखिर सहिष्णुता उनको दुनिया में कहां नजर आती है, उनको ही तो बताना चाहिए। ISIS जो कर रहा है, क्या ये सहिष्णुता है? उनकी पत्नी देश से बाहर जाना चाहती है। ओह, सवाल ये है कि अब कोई जाना चाहता है तो किसी को रोका गया है क्या? किसी को जबरन रोका तो नहीं गया है जाने से। कोई जाना चाहता तो स्वेच्छा से जा सकता है और ससम्मान जाना चाहिए। कम से कम देश के अंदर इसी बहाने आबादी कम तो होगी। लब के नाम पर जिहाद नहीं होगा, ये लब के नाम पर जिहाद यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सामाजिक नैतिकता के लिए घातक है। ये धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला है। धोखे से, फरेब से, छल से हिंदू बालिकाओं को जिस प्रकार से शिकार बनाया जा रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए किसी चाणक्य की आवश्यकता है, किसी चंद्रगुप्त की आवश्यकता है। और देखिए फिर पूरा तमाशा बदलता हुआ दिखाई देगा। जिन लोगों को मूर्तियों पर प्रदूषण दिखाई देता है, क्या अभी बकर ईद के दिन हजारों निरीह पशु काटे गए काशी में, उनका खून सीधे गंगा जी में बहा है, क्या वो प्रदूषण नहीं था? जब वही ईसाई बनकर के आ जाता है तब उसको आप फादर और मदर कह करके, कभी वो मदर टेरेसा के नाम पर भारत का ईसाईकरण करने की साजिश करती है और कभी फादर के नाम पर जगह जगह हिंदुओं को दफनाने की उस साजिश का हिस्सा बनता है। आप लोग यहां बहुत संख्यक हैं, आपको इसका खामियाजा पता नहीं लगता होगा। परंपरा को स्वीकार किया, किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति ही नहीं बना डालेंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही नहीं होना चाहिए जैसे चुनाव के पहले हम लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान अगर टेढ़ी नजरों से देखेगा तो उसकी कमर को तोड़ेंगे, और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जो जबरदस्त मार उस पर पड़ी, आज तक वो सीधे खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया था, लेकिन ये पहला मौका है जब बीजेपी की नई टीम में वरुण गांधी की बजाय योगी आदित्यनाथ को तरजीह दी गई थी। हिंदुत्व के अपने एजेंडे को लेकर मशहूर रहे योगी आदित्यनाथ बीजेपी के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो उग्र हिंदुत्व के अपने विचारों को लेकर खुलेआम अपनी ही पार्टी से भी भिड़ते नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी ने उन्हें पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का बड़ा दायित्व सौंप दिया है। वहां पार्टी का एक वरिष्ठ विधायक और सबसे सीनियर श्री सुरेश खन्ना जी ने श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का नाम का प्रस्तावना रखा है। उसके बाद श्री दारा सिंह जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री एसपी बघेल जी, श्री वीरेंद्र सिरोही जी और मुकुट वर्मा जी और अन्य ऐसा 11 लोगों ने ये प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उसके बाद मैं हमारा जो पार्टी का विधि विधान है उसके अनुसार पूछा, योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने, कारण क्या ये मेरा दायित्व है। मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबके सामने घोषित किया है श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया, ऐसा मैंने घोषणा किया है।
योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक दबदबा पूर्वी उत्तर प्रदेश में माना जाता है, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर इस बार पूरे प्रदेश में उन्होंने धुआंधार चुनावी सभाएं की हैं। मुख्यमंत्री बनने के सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ हमेशा गोलमोल कर देते थे, लेकिन अपने जवाब से वो अपने दिल का हाल भी साफ बयां करते रहे हैं। एबीपी न्यूज के खास शो घोषणा पत्र में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हां, मुझ में मुख्यमंत्री बनने की सभी योग्यताएं हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या 3 योग्यताएं योगी आदित्यनाथ में हैं, तो उन्होंने कहा, मैं तो सर्वज्ञ हूं। आपको क्या लगता है कि 3 विशेषताएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में क्या होनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश, हाँ, पहली विशेषता, देखिए, उत्तर प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक बात। दूसरी, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के बारे में एक रचनात्मक सोच उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने और उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम राज्यों में स्थापित करने का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। 3 बातें। इन तीनों में आप कितने में फिट हैं? मैंने कहा ना, मैं तो सब में फिट हूं। आप सब में फिट हैं? मैं सब में फिट हूं। और योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि 3 विशेषताएं होनी चाहिए। मैं कर रहा हूं। फिट हैं। मैंने कहा ना, वो हम गोरखपुर में कर रहे हैं, मैं एक सांसद हूं, गोरखपुर में कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये करेगा, उत्तर प्रदेश देश के विकसित राज्यों में आगे बढ़ेगा। सपा बसपा गठबंधन मिलकर के लड़ रहा है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, लेकिन डुमरियागंज में सपा और बसपा का गठबंधन हो गया है। और ये गठबंधन इस बात को साबित करता है कि यहां पर होने वाले दलितों पर अत्याचार, सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार कहीं हुए हैं, तो हम यहां पर फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह यहां पर किसी कस्बे में इस प्रकार की स्थिति नहीं आने दी जाएगी। अगर किसी ने पलायन करने के लिए मजबूर किया तो वहां पर ईंट से ईंट बजाने का कार्य हमारा कार्यकर्ता करेगा और हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में वहां पर लड़ेंगे। पूर्वांचल के जिस इलाके में योगी आदित्यनाथ का दबदबा माना जाता है, वहां की 49 सीटों में से बीजेपी पिछले चुनाव में सिर्फ 7 सीटें ही जीत सकी थी। और यही वजह है कि यूपी का ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा बन गया था। बीजेपी की तरफ से यूपी चुनाव में सबसे अधिक रैलियां भी योगी आदित्यनाथ ने ही की हैं। तन पर भगवा चोला और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए इस फायर ब्रांड नेता ने दिन भर में 10-10 सभाएं तक की हैं। छठे चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ था। पूर्वांचल के अपने गढ़ में तो योगी आदित्यनाथ ने छोटी छोटी जगहों पर जाकर भी बीजेपी के लिए वोट मांगा। दिलचस्प बात यह है कि जब वो बोलते हैं तो उनके भाषण सुनने वाले अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी करते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में लव जिहाद, गौरक्षा और हिंदुओं के पलायन जैसे पुराने मुद्दों पर ही जोर लगाते नजर आए। पीस पार्टी के अध्यक्ष के नाम आज एक नया अलंकर जुड़ा है। बस्ती की एक बालिका के साथ किस प्रकार का व्यवहार इस दरिंदे ने किया है, मुझे लगता है कि इसको तो चौराहे पर इस्लामिक नीति के अनुसार ही, उसके कानून के अनुसार ही इसको सजा देनी चाहिए। तुम जैसे दरिंदों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड हम लोग गठित करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से बालिकाओं की सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सकेंगे। राजनीतिक दल इसलिए गठित करते हो जिससे मां बहनों का शोषण कर सको, जिससे गरीबों का शोषण कर सको। तुम्हारी राजनीति तुम्हारे ठिकाने लगाने के लिए निश्चित ही कानून के दायरे में तुम आओगे और तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा कानून की गिरफ्त से। योगी आदित्यनाथ एक बेहतरीन वक्ता के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। वो हर बात को, हर चीज को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हैं और उसी हिसाब से फिर उसे बांट भी देते हैं। चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान भी किया है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के कहे मुताबिक ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी सरकार चलाते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कहने पर ही मायावती अपनी सरकार चलाती रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव के दौरान ये आरोप भी लगाया कि राज्य में सड़कें सिर्फ मुसलमानों के इलाके में बनती हैं। नवरात्र में डीजे बजाने पर पाबंदी लगाने को लेकर भी उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया। जाहिर है
यूपी चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ अपनी हर बात के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण कराने की कोशिश करते नजर आए हैं। प्रतिस्पर्धा चल रही है विकास की नहीं, कौन कितने अधिक मुसलमानों को टिकट दे सकता है। 5 साल तक बहुजन समाजवादी पार्टी ने, 9 वर्षों तक समाजवादी पार्टी ने केवल एक ही काम किया, विकास का नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, किसानों के मुआवजे नहीं, किसान को